हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उस चैप्टर में हमने एक एक्सपेरिमेंटल लॉ पढ़ा था, बार्ट सरवाट लॉ, और उसके ऊपर मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। इस वाले चैप्टर में, इस वाले क्लास में मैं बार्ट सरवाट लॉ का एक एप्लीकेशन यहाँ पे डील कर रहा हूँ। इसके अलावा एक और है इसका, उसको हम नेक्स्ट लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो बर्ड सरवाट का एप्लीकेशन है, और वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। याद रहे स्ट्रेट, इस बार हम एक कंडक्टर ले रहे हैं, स्ट्रेट लिया हुआ मैंने एक वायर कंडक्टर, और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है ऐसे, और इस वायर को मैंने एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है। और इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस वायर की वजह से। सो वी विल यूज हियर बार्ट सरवाट लॉ. As we know Bardt-Savart law, we discussed it earlier class. dB is equal to magnitude of magnetic field due to small current element is mu naught by 4 pi ideal sin theta upon r square. ठीक, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। यहाँ पे देखो इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे अब मुझे फील्ड लेगा, तो मैं मान के चलता हूँ कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है इसका इस वायर से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस में ए लेगा। मान लेते हैं कि हमें ए गिवन है, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ इसके इस वाले एंड से जो एक पोजीशन वेक्टर मैं ड्रॉ करूंगा लाइक दिस, मैं मान लेता हूँ कि ये जो है एंगल थीटा 1 बना रहा है, थीटा 1 एंगल, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे पहले हम निकालेंगे इस पे फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। तो एक स्मॉल एलिमेंट में ले लूंगा इस वायर पे, कहीं पे भी आइडियल करंट एलिमेंट, और उसकी वजह से मैं निकालूंगा फील्ड डीबी इस तरीके से। तो मैं मान लेता हूं कि इस वायर पे एक स्मॉल एलिमेंट ये है हमारा, ये दिस इज स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। इसका नाम हम क्या देते हैं, करंट एलिमेंट का आइडियल वेक्टर। इसकी डायरेक्शन है क्या, इस तरफ होगी। और मान लेते हैं कि इस स्मॉल एलिमेंट से इस पोजीशन जहां पे हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे फील्ड निकाली है वो आर वेक्टर है। तो आइडियल वेक्टर करंट के डायरेक्शन में होता है, तो डीएल वेक्टर इस तरफ होगा और आर वेक्टर इस तरफ। तो एंगल ये होगा हमारा टेल से टेल में, ये एंगल मेरा थीटा है, ठीक है। और यहाँ पे ये मान लेते हैं कोई पॉइंट है हमारा, मिड पॉइंट कोई, और वहां से इसका डिस्टेंस ए है परपेंडिकुलर। और ये जो हमने एलिमेंट लिया है इसकी भी पोजीशन हमें बतानी होती है। तो मैं मान लेता हूं कि इसकी पोजीशन ओ से कुछ एल डिस्टेंस पे है, ठीक है, ओ से एल डिस्टेंस पे। इस पॉइंट का हम कुछ नाम दे देते हैं, जो पॉइंट है इसको हम ए नाम दे देते हैं, ए, ठीक है। ये ओ है और ये पी है। के बाद में मान लेते हैं कि इसका जो नेक्स्ट एंड है वायर का, जो पूरी लेंथ है, फाइनाइट लेंथ की वायर, यहाँ से जो है ये बना रहा है कुछ, ये इसको ज्वाइन किया हमने, ये तो ये कुछ एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा 2, ठीक है ना। करंट की डायरेक्शन इस तरफ टेल डीएल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थीटा 2। तो देखिए इसमें अब किस तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो स्मॉल एलिमेंट है इस वाले को जैसे यहाँ पे फील्ड निकालता हूँ, तो उसका फॉर्मूला हो गया, ये हमने लगा दिया बाय यूजिंग बार्ट-सरवाट लॉ दिस, ठीक है। पी पॉइंट पे फील्ड निकालते हैं हम, कहाँ निकाल रहे हैं फील्ड, पी मैग्नेटिक फील्ड एट ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी। अब देखो हमें तो भाई टोटल वायर को जिससे निकाल, तो सो वी विल यूज हियर इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इज इक्वल टू टोटल फील्ड आ जाएगी, एंड विच इज इक्वल टू mu naught by 4 pi integration of I dl sin theta upon r square, ठीक है। तो ये mu naught by 4 pi इज अ कांस्टेंट, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1। अब देखो ये इंटीग्रेशन ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब इस वायर में मान लो कि भाई जो करंट है कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है आई, तो वी कैन इसे भी हम फिर इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। नाउ वी कैन सी हियर
कि इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल होता है वो एक ही वेरिएबल होना चाहिए एक टाइम पे, पर इन दिस इंटीग्रेशन देयर आर 3 वेरिएबल्स, एंगल इज आल्सो वेरिएबल, दिस पोजीशन कोऑर्डिनेट विल आल्सो वेरिएबल विद डीएल। अगर डीएल को इंटीग्रेशन के टाइम में जब हम डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा लेंथ इंटीग्रेट होगा, तो इसके साथ में ये एंगल चेंज होगा डीएल के साथ में, और डीएल की और लेंथ भी बड़ी होगी इंटीग्रेशन में, तो डीएल भी चेंज है, एंगल भी चेंज है उसके साथ, और उसकी वजह से आर भी चेंज होगा बार बार डीएल के साथ। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन देता है 3 वेरिएबल है, डीएल, आर एंड थीटा। तो अगर हमें किसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होता है तो हमें अंदर एक ही वेरिएबल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 3 वेरिएबल है इसको सिर्फ एक वेरिएबल में हमें लिखने की कोशिश करनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हेयर थीटा, डीएल एंड आर are variables. So to solve this integration we need only one variable. ठीक है, so we have to replace these 3 variables into one variable। तो हम फिर इस फिगर पे आते हैं, और ये जो हमें ट्रायंगल दिख रहा है, ये ए आइडियल वाला जो है ए ओ पी, इसको मैं यहाँ अलग से बना दे रहा हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे अलग से बना दे रहा हूँ, ये ऐसे बना दिया मैंने। ये हमारा ए है, यहाँ ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है, और ये कैपिटल है, ये ओ है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा, राइट। तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा, ठीक है। ये हमारा आर है पोजीशन, ठीक है। तो मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया है, ये वाला ट्रायंगल 90 डिग्री। तो वी विल अप्लाई हियर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन एंगल के साथ में होता क्या है, पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके बाद परपेंडिकुलर ए एंड हाइपोटेन्यूज आर, ठीक है। तो यहाँ से आर में तो साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो हम इसे सीधे लिख देंगे साइन थीटा, क्योंकि 180 है, ए बाई आर। और यहाँ से आर आ जाएगा मेरे पास, आर इधर साइन थीटा नीचे, तो ये आ गया ए कोसेक थीटा, 1 बाई साइन कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा। ये आर आ गया मेरे पास, ठीक है। आर तो ए तो हमारा फिक्स है, यहाँ पे परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये फिक्स है हमारा। तो आर हमारा थीटा के टर्म्स में आ चुका है, और ए हमारा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट। तो आर तो हमारा थीटा के टर्म्स में आ गया। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल बचे, थीटा और ये डी है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो डीएल है वो भी थीटा के टर्म्स में आ जाए, फिर तो एक ही बचेगा वेरिएबल थीटा। तो फिर से इस वाले ट्रायंगल का हम यूज करते हैं। तो हियर देखो ऑल्सो वी कैन सी 10 180 माइनस थीटा क्या होता है, पी बाई बी होता है। पी हमारा ए है, बी होगा, ये होगा इसकी ओ ए लेंथ, ओ से ए का मैंने एल लिया हुआ है, जो एलिमेंट है ए डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे ये हो गया एल, ठीक है। तो ये एल डिस्टेंस पे है, एल। तो पी बाई बी 10 180 माइनस थीटा क्या होगा, 10 थीटा, ए बाई बी, तो ए बाई एल। यहाँ से 10 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा 10 नेगेटिव होता है। यहाँ पे लिख देंगे माइनस 10 थीटा इक्वल टू ए बाई एल, और यहाँ से एल आ जाएगा मेरे पास, इसको नीचे माइनस ए कॉट थीटा, ठीक है। 1/10 क्या हो जाएगा, कॉट नेगेटिव इसका। नाउ हियर डिफरेंशिएट, यहाँ पे मैं इसे डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो डिफरेंशिएट करने पे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डीएल बाई डी थीटा वहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डीएल इज इक्वल टू माइनस ए कोट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो माइनस कोसेक और ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, जो डीएल बाई डी थीटा था यहाँ पे डी थीटा।
ये आ गया डीएल मेरे पास। तो देखो डीएल भी आ गया थीटा के टर्म्स में, ये तो हमारा कांस्टेंट है, फिक्स है, और आर भी है। अब एक ही वेरिएबल था तो यहाँ पे हम कर देंगे पुट आर एंड डीएल इन इक्वेशन 1 में डालते हैं इस वाले में हम। तो यहां से बी आ जाएगा मेरे पास, इसको हटाता हूं। तो यहाँ पे ये आर था हमारा ए कोसेक थीटा था, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया बी मेरा, ये बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाहर डीएल की वैल्यू, डीएल हमारा ये रहा ए कोसेक स्क्वायर थीटा, ए कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ पे एक साइन थीटा भी है तो यहाँ पे साइन थीटा भी है, अपॉन आर स्क्वायर, आर की वैल्यू ये रही तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ कैंसल आउट हो रहे हैं हमारे पास, कोसेक स्क्वायर तो पूरा हो गया और एक ए भी चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इज, है ना, करंट हमारा कांस्टेंट था इसलिए मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। अब देखो यहाँ पे, अब डी थीटा वेरिएबल आया बस एक ही, अब थीटा का इंटीग्रेशन हमें कहाँ से कहाँ तक वो करना है, इसका पूरा लेंथ कवर करके थीटा 1 से थीटा 2 तक। मैंने बाहर का इसलिए लिया क्योंकि वेक्टर हमारा ऐसे होता है ना आइडियल का, तो हम टेल से टेल एंगल बनाते हैं, इसलिए अंदर नहीं लिया होगा, ठीक है। तो थीटा 1 ये तो ठीक है, हमारा टेल से टेल लिया, थीटा 1 से थीटा 2। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगी डी थीटा के साथ वो थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2। नाउ इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है भाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई ये आई, यहाँ पे एक ए भी था बचा हुआ, मिस हो गया, यहाँ पे इस ए को बाहर ले आते हैं, ये ए नीचे आई बाई ए, और इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा और थीटा 1 से थीटा 2, और ये हम डालेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन ए, अपर लिमिट डालेंगे तो माइनस कोस थीटा 2, फिर माइनस माइनस प्लस आएगा कोस थीटा 1, तो सीधे मैं लिख रहा हूँ ये आ जाएगा कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है बढ़िया सा, कोस थीटा 1। तो ये आया हमारा फाइनाइट लेंथ के कंडक्टर से, फाइनाइट लेंथ म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन ए हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये माइंड में रखना है, और कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। दिस इज अ रिलेशन स्ट्रेट वायर की वजह से इतना मैंने डिफरेंट पुट किया है। स्ट्रेट वायर हमारा क्या है, फाइनाइट लेंथ का, ठीक है। अब देखो हम इसके स्पेशल केस हम वो कर रहे हैं, तो स्पेशल केस में हमें क्या करना है, इसमें देखो इस फिगर को मैं हटाता हूँ, तो देख रहे हैं इसके स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। फर्स्ट, अगर मैं वायर की लेंथ फाइनाइट की बजाय इनफाइनाइट ले लूं, ठीक है, इफ वायर या कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, and observation point P lies near to midpoint of वायर या कंडक्टर, राइट। तो देख रहा क्या होता है, तो पहले मैंने वायर लिया हुआ था ऐसे कुछ, ये ऐसे, और ये था कुछ ए डिस्टेंस पे, और ये था हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और ये कुछ हमारे एंगल थे भाई ऐसे, ये था थीटा 2 और ये था थीटा 1, ठीक है। अगर वायर में बहुत ही इनफाइनाइट और लेंथ का ले लूं ऐसे, और पी को बहुत पास में ले आऊं मैं, पी हमारा होगा क्या, बहुत पास में आ जाए इधर मान लो, तो ये थीटा 2 एंगल पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, अगर ये पी आ जाए पास तो ये एंगल हमारा थीटा 2 ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो जाएगा, और ये मिड पॉइंट के बाद के पास में आता रहे, ठीक है। पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट को हमने नियर टू मिड पॉइंट रखा हुआ है, और वायर की लेंथ बहुत इनफाइनाइट ले ली है।
तो θ2 विल अप्रोच टू 0 और जो θ1 अप्रोच टू 0। ठीक है ना, ये छोटा होता जाएगा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट आगे आ रहा है मिड पॉइंट के पास नियरली, और वायर की लेंथ इनफाइनाइट, तो θ2 और θ1, दिस इज θ1 अप्रोच टू 0 एंड θ2 ये ऐसे से आता जाएगा, तो θ2 है कब 180 के क्रॉस आएगा, अप्रोच होगा, तो θ2 अप्रोच होगा हमारा 180 के क्रॉस। तो इस वाले स्टेशन में होगा θ2 180 और θ1 हो जाएगा 0। तो सो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, b μ0 / 4 पाई I/a cos θ1। अगर मैं θ1 की वैल्यू 0 ले लूं, θ1 की वैल्यू 0 डिग्री और θ2 हमारा कितना 180, इस वाले सिचुएशन इसके अकॉर्डिंग, तो cos 180 इज -1, तो नेगेटिव +1, cos 0 इज 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, तो ये आ गया 2I/a। तो इस एक्सप्रेशन को आप लोग याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें न्यूमेरिकल में सीधे यूज होगा। ठीक है, अगर कोई भी वायर है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट एकदम मिड पॉइंट पे है, बहुत ही नियर है, किसी भी वायर के बहुत ही मिड में रखा हुआ मिड पॉइंट के, और इसकी लेंथ बहुत ही लार्ज है, तो μ0/4 पे 2I/a हो जाता है। स्पेशल केस 2 जरा देखिए, स्पेशल केस 2 में क्या है, स्पेशल केस 2 में इफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट P lies at near one end of wire, अगर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट P किसी वायर के नियर वन एंड पे लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मान लो हमारा था वायर और ऑब्जर्वेशन पॉइंट मेरा इधर आ गया। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा θ2 तो हो गया मेरे पास 90 डिग्री, और ये वाला नियर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा θ1, ये हो जाएगा मेरा 0। ठीक है, तो जब भी स्टेशन होगा तो θ1 अप्रोचेस टू 0 डिग्री एंड θ2 अप्रोचेस टू 90 डिग्री। सो मैग्नेटिक फील्ड कितना μ0/4 पाई I/a, θ1 की वैल्यू रखो कितनी, अब θ1 हमारा तो वही हो गया 0 और ये हो गया 90, θ2 तो cos 90 is 0, तो cos 90 0, तो ये तो गया इससे, और ये हो गया 1 0 रखने पे, तो ये हमारा सिर्फ I/a ही रहेगा। ये हो गया रिलेशन। दोनों रिलेशन आप लोग को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे न्यूमेरिकल में यूज होता है स्पेशल केसेस, तो इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से और ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ओके, तो आज की क्लास हम स्टॉप करते हैं।